सेकंड चैप्टर है संघवाद, और मैं आज आपको एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के विषय में अवगत कराऊंगा। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि इस शासन प्रणाली में एक हरी नागरिकता होती है। कैसी नागरिकता होती है? एक हरी नागरिकता। और दूसरी, शासन की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, यानी कि शासन की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो केंद्र के अंदर अंतर्गत ही निहित होती हैं। जैसे संघवाद में राज्य की सरकार अलग होती है, केंद्र की अलग होती है, लेकिन एकात्मक शासन में सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होती हैं। तीसरी, ये शासन प्रणाली अधिक शक्तिशाली होती है। अधिक शक्तिशाली का तात्पर्य यह है कि अगर हमें कोई निर्णय करना होता है एकात्मक शासन प्रणाली में तो उसका निर्णय तुरंत कर लिया जाता है, और जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में निर्णय तुरंत करना असंभव होता है। चौथा पॉइंट है संविधान। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है, जबकि संघात्मक में संविधान लिखित और कठोर होता है। तो एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान लिखित, अलिखित, कठोर और लचीला कैसा भी हो सकता है। पांचवा है कि न्यायपालिका की स्थिति साधारण होती है। न्यायपालिका की जो स्थिति होती है वो साधारण होती है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जब केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान न्यायपालिका करती है। 6 पॉइंट है कि जो देश छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे देश जो होते हैं भौगोलिक दृष्टि से, तो उनके लिए ये शासन प्रणाली बहुत उपयुक्त होती है। छोटे देशों के लिए ये शासन प्रणाली बहुत उपयुक्त होती है। अगला है, ये जो है मितव्ययी शासन है। मितव्ययी शासन का मतलब ये है कि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है, और जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में ज्यादा खर्चा होता है, तो ये मितव्ययी शासन प्रणाली कहलाती है। अगला है, इसमें 2 सदनों की आवश्यकता नहीं होती है। एकात्मक शासन प्रणाली में 2 सदनों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है। इसमें केवल शासन प्रणाली एकात्मक होती है। अगला पॉइंट है, इसमें समस्त इकाइयों की शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र में निहित होती हैं, यानी कि जितनी भी शक्तियां हैं तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होती हैं, और अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसमें कुछ प्रावधान वो राज्य सरकारों के लिए कर सकती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि शासन प्रणाली में, एक हरी शासन प्रणाली में, एकात्मक शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये शासन प्रणाली कम खर्चीली होती है और निर्णय तुरंत होता है। इसके अंतर्गत अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत निर्णय लिया जाता है। एक हरी नागरिकता होती है, सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। मैं समझता हूं कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और एक दो बार आप और रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। भाषाई और सांस्कृतिक एकता। राज्य पुनर्गठन आयोग ने माना कि भाषाई और सांस्कृतिक एकता का प्रभाव बहुत ज्यादा है। दूसरा, प्रशासनिक सुविधा। भाषाई आधार पे, प्रशासनिक सुविधाएं के आधार पे कार्य को आसानी से किया जा सकता है। और तीसरी थी विभिन्न प्रदेशों की आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो आपकी भाषा की होती है। दूसरी, अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आप प्रशासनिक कार्य में दक्ष होंगे। तीसरी, आपकी आर्थिक स्थिति। ये निर्भर करती है कि आप कितने और किस प्रकार से अपना राज्य का विकास कर सकते हैं। 1956 में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14, और
6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब भाषाई आधार पे जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो अब ये बात उठने लगी कि हमारा भी विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे राज्य का गठन होना चाहिए। तो सबसे पहले बंबई की बात आती है। किसकी बात आती है? बंबई की। 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को गुजराती भाषा के लोगों के लिए गुजरात राज्य का गठन किया गया। जब गुजरात का गठन हुआ तो मराठी भाषा के लोगों ने कहा कि हमें महाराष्ट्र की राज्य की आवश्यकता है, तो बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में बदल दिया गया। कब? 1 मई 1960 को। अब दूसरा आता है 1966। 1966 में पंजाब प्रदेश जो था बहुत विशाल था, तो इस पंजाब में से 3 राज्यों का गठन हुआ। पहला पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा हरियाणा। ठीक। अगला 1972 में आता है। 1972 में असम राज्य, असम भी राज्य विशाल था, तो उस राज्य के भी कई राज्य निकले उसमें से। तो वो कौन कौन से थे? एक मणिपुर निकला, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। इस प्रकार भाषाई आधार पे असम में से 4 और राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और आपने सुना होगा सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और बिहार से झारखंड का और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य में से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। इस प्रकार जो राज्य 1956 में 14 थे और वर्तमान में वो 28 राज्य हो गए। और 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान में आज 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो मैं समझता हूं कि आप भाषाई आधार पे राज्य के पुनर्गठन के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से याद करें।